कावासाकी की निंजा जो 400 मार्केट में आने वाली है, उसका जो टॉप राइवल है वो आपकी केटीएम की RC390 हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है? बिकॉज दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इनफैक्ट एक मोटरसाइकिल काफी ज्यादा दूसरे से बेटर भी हो जाती है और काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाती है। और जस्ट इन केस अगर आप लोग अपनी पहली स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो और अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आप लोगों को केटीएम RC390 लेनी चाहिए या फिर निंजा 400 लेनी चाहिए, तो ये कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करने वाले हैं। बिकॉज हम लोग बात करेंगे दोनों ही गाड़ी के इंजन के बारे में, उसके सस्पेंशन के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में, और इंडियन रोड्स और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे अपने वीडियो में, अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स में कौन सी मोटरसाइकिल एक बेटर ऑप्शन हो जाती है जो कि आप लोग अपने घर ले जा सकते हो, तो एक एक करके इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फ्रेम, सस्पेंशन और इसके डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं KTM RC390 के ऊपर। तो KTM में जो आपको फ्रेम मिलता है वो आपको स्टील टेरेस का फ्रेम मिलता है, पाउडर कोटेड। वहीं आपको निंजा 400 में जो मिलता है वो भी आपको हाई टेंसिल स्टील टेरेस का ही फ्रेम मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाए इसके लेंथ के ऊपर, जो आपकी निंजा की लेंथ है वो आपकी 1990 मिलीमीटर्स की है, और उसी के साथ साथ इस गाड़ी के जो आपका व्हील बेस है वो आपका अराउंड 1970 mm का हो जाता है। अगर हम वही RC390 के ऊपर चले जाएं तो उसकी लेंथ जो है वो आपकी 1978 मिलीमीटर्स की हो जाती है, अराउंड आपकी 12 मिलीमीटर्स जो है वो कम होती है आपकी कावासाकी 400 से, और उसी के साथ साथ उसका जो व्हील बेस है वो आपका 1340 mm का हो जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके सस्पेंशन के ऊपर बात करें तो निंजा में जो है आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं, वहीं आपको KTM की RC390 में USD फ्रंट फोर्क्स मिल जाते हैं 43 mm ट्रैवल के साथ। उसके बाद में अगर हम लोग उसके आगे बढ़े तो फिर आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका निंजा का जो है वो काफी ज्यादा कम है, 140 मिलीमीटर्स का है, और उसके बाद में उसकी जो सीट हाइट है वो आपकी 785 मिलीमीटर्स की हो जाती है। वहीं अगर हम KTM की RC390 पर आ जाए तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 153 मिलीमीटर्स हो जाता है, यानी कि 13 मिलीमीटर्स जो है वो निंजा से भी ज्यादा ऊंची हो जाती है। हालांकि अगर आप देखो तो KTM की RC390 को ही इंडियन बम्प्स और इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा नीचे माना जाता है, लेकिन जो आपकी निंजा 400 है वो उससे भी ज्यादा नीचे हो जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग सीट हाइट की बात करें, RC में जो है आपको 835 मिलीमीटर्स का जो है वो सीट हाइट मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग इस गाड़ी के वेट के बारे में बात करें तो आपकी जो निंजा 400 है वो आपका वेट करती है 168 kgs की, और उसके बाद में वहीं आपकी जो RC390 है वो आपकी वेट करती है 172 kgs की, यानी कि आपकी निंजा 400 डुअल सिलेंडर होने के बाद भी 4 किलो वेट जो है उसका कम है एज कंपेयर टू RC390। और उसके बाद में आपकी RC390 की सीट हाइट भी जो है ज्यादा हो जाती है। तो अगर जस्ट इन केस अगर आप मैन्यूवर करने में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होते हो तो वहां पे आपके लिए एक प्रॉब्लम का विषय बन सकती है ये मोटरसाइकिल। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें दोनों ही मोटरसाइकिल्स में ऑल LED सेटअप मिलता है। उसके बाद में हम लोग इससे मूव करते हैं और हम लोग चलते हैं इसके व्हील्स और इसके ब्रेक्स पे। अगर हम लोग इसके व्हील्स और इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल में जो है आपको 17 इंच का टायर मिलता है, फ्रंट में 110 का, रियर में 150 का। उसी के साथ साथ दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। कावासाकी निंजा 400 में जो है आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई मोड नहीं मिलता है। वहीं अगर हम लोग RC390 के बारे में बात करें तो उसमें जो है आपको सुपर मोटो मोड मिल जाता है। सुपर मोटो मोड यानी कि आप अपना रियर ABS जो है ऑफ करके थोड़ा सा और थ्रिल जो है वो कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम इसके डिस्क ब्रेक्स के बारे में बात करें तो दोनों ही में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी अलॉय व्हील है दोनों में, और दोनों ही रेडियल टायर है ट्यूबलेस। अब इसी के साथ साथ हम लोग आ जाते हैं इन दोनों ही गाड़ी के मेन चीज पे, जो कि है इन दोनों गाड़ियों का इंजन। अगर हम लोग कावासाकी 400 के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिलता है 399 सीसी का डुअल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 44.8 bhp के साथ ही साथ 37 न्यूटन मीटर टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर हम लोग KTM RC के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिलता है 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन,
लेकिन जो आपकी KTM की RC है उसका जो पावर फिगर आप देख रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है। 43 bhp और उसी के साथ साथ 37 न्यूटन मीटर टॉर्क, उसी के साथ साथ आपका 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो आपकी जो KTM की RC 390 है उसकी जो आपकी टॉप स्पीड जाती है वो अराउंड 170-180 के आसपास चली जाती है। वहीं अगर आप निंजा की बात करो तो उसकी भी टॉप स्पीड जो है इसी के आसपास ही रहती है। लेकिन अगर आप इसकी मेन पॉइंट पर आओ, जो हर एक इंसान जानना चाहता है कि कितना देगी, यानी कि एवरेज कितना देगी, तो आपकी जो निंजा 400 है वो 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है। वहीं आपकी जो KTM की RC 390 है वो है आपका 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि फायदे और नुकसान के बारे में। तो अगर हम लोग सबसे पहले शुरू करें निंजा 400 से, तो कावासाकी निंजा 400 जो है उसका जो सबसे बड़ा प्रो है वो है कि उसके अंदर आपको जो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है, उसमें आपको कभी भी मेंटेन नहीं कराना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो राइडिंग पोस्चर है वो आपका निंजा 400 का काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू KTM RC 390। जो आपका 390 का राइडिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, बट निंजा जो है एक अग्रेसिव लुक के साथ तो आ रही है, बल्कि भी ज्यादा है, लेकिन उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो ऐसा नहीं है कि आपकी पीठ में दर्द होने लगे। उससे आप लॉन्ग टूर्स पे बहुत ज्यादा इजीली जा सकते हो। ये हो गए आपके प्रोस जो कि आपके निंजा के हैं। अब हम लोग आ जाते हैं KTM 390 के प्रोस पे। तो KTM 390 का सबसे बड़ा जो प्रो है वो ये है, सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मोटरसाइकिल जो है आपको करीब करीब 2 लाख रुपए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, 2 लाख रुपए आपको कम में मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आप इससे कोई भी कॉम्पिटिटर को उठा लो तो जो KTM की मोटरसाइकिल्स है वो काफी ज्यादा पावर चंक आउट करती है। इसीलिए आपकी 390 सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी डुअल सिलेंडर निंजा 400 के साथ कंपटीशन कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको KTM में मिल जाता है KTM Pro XP ऐप और क्विक शिफ्टर। इसी के साथ साथ अगर हम लोग निंजा 400 के कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कॉन, यानी कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उस मोटरसाइकिल का ये हो जाता है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। वहीं अगर आप KTM के बारे में बात करो कॉन्स के बारे में, तो KTM जो है आप बहुत ज्यादा लंबा दूर तक के लेकर जा नहीं सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग KTM के और कॉन्स यानी कि नुकसान के बारे में बात करें तो KTM का नुकसान ये है कि KTM के अंदर ट्रैफिक के अंदर आपको हीटिंग इशू आता है। अब सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर से इतना सारा पावर निकाले दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी हीटिंग इशू जो है वो आना ही आना है। इसी के साथ साथ KTM की जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, मैंने आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के प्रोज और कॉन्स भी बता दिए हैं। अब डिसीजन जो है वो आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है, ये डिसीजन जो है ये पूरा आपका है। लेकिन उससे पहले आप लोग इन दोनों मोटरसाइकिल के प्राइसिंग सुनो। अगर आप लोग उसको डाउन पेमेंट पे लेना चाहते हो तो उसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी ये जानो, और उसकी EMI भी कितनी होने वाली है। तो अगर हम लोग कावासाकी 400 के बारे में बात करें, निंजा के बारे में, तो वो ऑन रोड जो दिल्ली में कॉस्ट करती है वो अराउंड 5.27 लाख रुपीस कॉस्ट करती है। अगर आप उसको डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो आप उसका करीब 28,900 रुपए डाउन पेमेंट दे सकते हो, जिसमें आपकी मंथली EMI जो आएगी वो करीब आएगी आपकी 17,257 रुपीज एट 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं अगर आप KTM की RC 390 पर आ जाओ तो वो आपकी कॉस्ट करती है 3,61,759 रुपीज। अगर आप इसको EMI में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी करीब 18,000 रुपए की। 18,000 रुपए में आप अपनी KTM 390 को घर ले जा सकते हो, RC को। उसी के साथ साथ अगर आप इसकी EMI का ऑप्शन जानना चाहते हो तो 18,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दी, जो आपकी मंथली EMI आएगी वो करीब आपकी रफली 12,500 रुपए के आसपास आएगी एट अगेन 9.5%। ये जो दोनों ही जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताए हैं ये आपका 3 ईयर यानी कि 3 साल के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो 9.5% से, तो आपकी ये कॉस्टिंग आएगी। तो अब ये हो गया इसकी प्राइसिंग। तो मैं जाता हूं और भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूं। टिल देन बाय बाय, पिस्टन सलाम।